अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो अवान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाक अफगान जारी कशीदगी की। तो पाक अफगान सरहद एक बार फिर कशीदगी की लपेट में है। ज़िला चमन कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के हमले पाक फौज ने नाकाम बना दिए। ISPR के मुताबिक स्पिन बोल्दक और कुरम सेक्टर में होने वाले इन हमलों में 45 से 50 हमलावर मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चेक पोस्ट और टैंक भी तबाह कर दिए गए। पाक फौज का कहना है कि अफगान तालिबान ने शहरी इलाके के रास्ते इस्तेमाल किए और पाक अफगान दोस्ती गेट को भी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान और फितनल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। इजलास में सरहदी सूरत हाल के साथ साथ मुल्की सियासी और मुआशी अमूर पर भी बात होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को एक बार फिर खबरदार किया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द गिरोहों के इस्तेमाल से बाज रखें। इस्लामाबाद के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज देहात और शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी नीयत और इरादे वाज़े हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सारी सूरत हाल आपके सामने है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पहली दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब तो बाकायदा तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इनको। आप क्या समझते हैं अभी जिस तरह से पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है? अगर हम बात करें चमन की, कुरम की, स्पिन बोल्दक सेक्टर की, सब पर बेहतरीन एक जवाबी कार्रवाई की गई, मौसर जवाब दिया गया। अब क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है अफगान तालिबान की जानिब से दाखिली कमजोरी है या फिर बैरूनी ताकतें इसमें साथ दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी राय में ये दोनों फैक्टर्स किसी न किसी तरह इसमें मौजूद हैं। बड़ी ताकतों का बाकी और नाम ही लिया जाए थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत की प्रॉक्सी TTP को और BLA को अफगानिस्तान से ही सहूलत मिल रही थी, सहूलतकारी मिल रही थी। लेकिन जब से ये मुल्ला मुत्तकी जो है ये वहां गए और इसने भारतीयों से मुलाकात की है, बड़ी मजे की बात है कि कुछ अर्सा पहले तक ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। वो इनको कह रहे थे कि खतरनाक मुल्ला जिनको जमहूरियत का नहीं पता, और वो उनको कुछ और कह रहे थे। अब उन्होंने हाथ मिलाया है, तो अब वो प्रॉक्सी से हट के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। पहले TTP को BLA को सपोर्ट मिलती थी रॉ की इन्हीं तालिबान के थ्रू, और अब ये तालिबान डायरेक्टली उनकी मदद करने आ गए हैं। ये अटैक करते हैं ताकि उस अटैक के में छुप के जो है ख्वारिज हैं उनको डिफरेंट जगहों से पाकिस्तान में दाखिल करवाया जाए जी। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला इससे बढ़कर होगा और इनको रोका जाएगा। क्योंकि मेरा खदशा ये है कि अभी नेक्स्ट फेज में और हो सकता है कि सिलसिला हो चुका हो कि बाकायदा भारत के मिलिट्री और इंटेलिजेंस एडवाइजर इनके पास पहुंचे, इनको गाइड करें। इट कुड बी दूसरी फील्ड्स में, साइबर में, IT में, अनमैन में। और ये बिल्कुल मेरे नजदीक मेरी समझबूझ के मुताबिक ये अगला हिस्सा है, क्योंकि भारत को अपनी शिकस्त और जिल्लत जो है वो हजम नहीं हो रही, होगी भी नहीं। बिल्कुल। और तालिबान का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इंतहाई बदकिस्मती है कि ये इनका नाम भी, ये भी मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को। हमने 50 साल इनकी मेहमान नवाजी की, इनका ख्याल रखा है। और जो वो कहते हैं कि पूछो जाके अमेरिका से हमने आजादी हमने दिलवाई है, बहुत बड़ी मिसाल है। हमने अमेरिका से साथ मिलके एक्चुअल काम करने वाले हम थे। जी हाँ। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी नमक हरामी के बाद हमें इन पे कोई तरस नहीं खाना चाहिए। और अब देखें ना, उन्होंने आज जैसे आपने अभी बताया कि जो बाबे दोस्ती है उसको भी अपनी तरफ से तबाह कर दिया। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये चीज खत्म है। तो फिर हमारे पास तो बहुत से जराए हैं, मिलिट्री जराए हैं, हम इनकी तिजारत रोक सकते हैं। इनको कहें कि भारत से पूरे डायरेक्टली कोई सुरंग खोदें और वहां से चीजें मंगवा लिया करें। अब इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और जहां तक आपने बात की कि और ताकतें भी, मेरे नजदीक बिल्कुल और ताकतें मौजूद हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। एक सिंपल सी बात है, अब मैंने पोस्ट देख रहा था काफी अर्सा पहले कि जी अफगानी जो इनका है, जो करेंसी है, वो पाकिस्तान के रुपए से ऊपर चली। कैसे चली गई है? कोई इंडस्ट्री लग गई है वहां पे, कोई वहां पे गोल्ड के निकल आया है, कोई क्रिप्टो करेंसी में कमाल कर दिया उन्होंने। समबडी इज बीइंग
somebody is feeding them, उनको पैसा मिल रहा है। और इसमें मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी ताकत भी शामिल है। बिल्कुल ठीक है साजिद हबीब साहब, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन नुक्ता आपने वाजे किया। हमारे साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई और हमलावरों के इरादे जो थे वो नाकाम बना दिए पाक फौज ने, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में हमें मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए? और हम देखते हैं कि अफ़गान सरजमीन जो है और अब अफ़गान तालिबान ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे में साजिद साहब कह रहे थे कि तिजारत हम रोक सकते हैं। हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अब इनको, एक तो हमने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब मिला, अब मजीद हमें अपनी पॉलिसीज में कौन कौन सी चेंजिंग करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखें आज जिस तरह रात को उन्होंने एडवेंचर किया चमन बॉर्डर के ऊपर और फिर उसके रिस्पांस में जो उनको नुकसान उठाने पड़े, ये अच्छी तरह उनके इल्म है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि उनके फंडिंग की भीख नहीं मिली थी इंडियन से, क्योंकि उन्होंने मुत्तकी जब वहाँ पर जयशंकर से हाथ मिला रहा था तालिबानी रजीम का जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो उसके बाद उसने अपनी सलाहियतें और काबिलियत दिखाने की कोशिश की कि भाई हम आपकी अच्छी प्रॉक्सी बनेंगे, हम किराए के सोल्जर्स हैं, हम मर्सनरीज हैं और आपके हम एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे, जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि बेशर्मी की बात है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो सही मानों में इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? नंबर 1 कि हमें बावे दोस्ती को उड़ाने के बाद उसको उन्होंने अपनी साइड वाला गेट उन्होंने उड़ाया है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि डोंट वांट कि हम एनी फर्दर फ्रेंडशिप की तरफ जाएं, क्यों? और इस हमारी फ्रेंडशिप उनसे बनती भी उस लिहाज से नहीं है कि जो तालिबानी रजीम है वो खुद एक गुंडे नमा जो है वो लोग हैं, और इनकी पक्तिका और ये इधर काबुल के अलावा या कंधार के अलावा इनकी कोई ऐसा रिट एग्जिस्ट करती भी नहीं है। लोग इनके साथ खड़े नहीं है। जो वाही अवाम है जो पूरी दुनिया में बाहर जाके अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं, उनको दोबारा से ये कोई 50 साल पीछे घसीट के लेकर आए। तो लिहाजा ये जो अनपॉपुलर किस्म के रजीम है जो इस तरह के डिसीजन कर रही है, मैं समझता हूँ कि अफगानी अवाम शायद उनके साथ ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम अब मजीद जो हमारी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं उस पर कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। लेकिन चूंकि एक लैंड लॉन्ग कंट्री है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हमने उनको एक्सेस देनी होती है, लेकिन जब इस तरह की हरकतें करें तो हम अपने राइट ऑफ डिफेंस के लिए हम इनके ऊपर पाबंदियां स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लाइसेंसिंग की जो जरूरतें होती हैं उनको जो है मजीद सख्त कर सकते हैं। जहां तक इनका आना जाना पाकिस्तान में ताल्लुक था, तो वो पहले हम फिर भाईचारगी में जो है वो लाइट एक मूड में आते और जाना इनका हमने अलाउ किया हुआ था। मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे यहाँ पे अफगान माजरीन जिनको हमने पिछले कुछ 40 सालों से अपने यहाँ पनाह दे रखी थी और अक्टूबर 2023 में हमने अनाउंस किया था कि उनको वापस जाना होगा, और बड़ी इज्जत से और कदर से वापस भेज रहे थे, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, उनको वापस अब जाना उनका जो है वो ठहर चुका, और उसके ऊपर मजीद लीनियंसी या मजीद कोई गैप्स देने की बिल्कुल गुंजाइश बाकी नहीं रही। जहां तक इनका इंडिया से ताल्लुक है और उनके साथ खड़े होने वाली बात, तो इंडिया जहां पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, स्पेशली ऑपरेशन बुलाना मरसूस में, तो उनके ऊपर ये एक मुहावरा बिल्कुल साबित होता है, वो ये कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इससे पहले जो बांग्लादेश के अंदर जो उनकी, ठीक है ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। एक साजिद हबीब साहब आपके जाने आऊंगी। देखिए यहाँ पर भी पाक फौज की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है। हमने देखा कि भारत की जानिब से अफगान वज़ीर ख़ारजा को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और उसी दौरान पाकिस्तान पर यह जारहियत की गई। अब जैसे कि आपने कहा कि करेंसी भी उनकी रातों रात बहुत बेहतर हो गई है, तो ये गठजोड़ वाज़े तौर पर सामने आ रहा है, बाबे दोस्ती को भी नुकसान पहुँचाया गया। जी बिल्कुल, गठजोड़ तो जैसे मैंने कहा कि पहले प्रॉक्सीज के थ्रू चल रहा था, टीटीपी है, बीएलए है, उस वक्त तक तालिबान कोई अपेरेंटली, बल्कि जब भी बात हुई, डार साहब गए तो चाइना में मुलाकात हुई तो यही बात हुई कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने दें, उन्होंने कहा भी। लेकिन अब इस दौरे के दौरान ही ये खुलाकर सामने आ गए हैं, और जब कोई खुलाकर सामने दुश्मनी का इजहार कर दे हमारे दुश्मन के साथ मिलके, तो फिर तो हमें बिल्कुल कोई तर्स खाए बगैर हमें काम करना है। मैंने जैसे कहा कि मेरी राय में अगला काम यह हो सकता है कि भारतीय एक्सपर्ट इनके पास वहां पे पहुंचे, वो इनको गाइड करें।
हालांकि उम्मीद तो है कि वो अपनी फोर्सेस को तो गाइड नहीं कर सके बुनियादन मरसूस में, जैसे ब्रिटिश साहब ने कहा, तो इनको वो क्या गाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं तो जिस तरह हमने अपने मुल्क के दुश्मन को वहां भी जाके मारा है, तो अगर भारतीय आएंगे तो दे शुड बी ट्रीटेड एज एनिमीज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हमारा उनके खिलाफ भी एक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, और इसमें कोई इस पे मर्सी दिखाने की, डिप्लोमेटिक मर्सी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हक है पाकिस्तान का कि जैसे वो नूर गोली को जिसको भी किया था वो डिक्लेयर्ड था। अभी कोई लोगों ने कंपैरिजन किए कि इसके उसके कश्मीर के पहलगाम के साथ, पहलगाम में तो आप कोई साबित ही नहीं कर सके कि वो कौन थे। लेकिन यहाँ पे हमने जिसको हिट किया है वो डिक्लेयर्ड, जो बड़े फख्र से बताता था सोशल मीडिया पे कि मैंने इतने पाकिस्तानी वहां पे शहीद किए, इतने पाकिस्तानी वहां पे शहीद, वो अटैक करवाया, तो ही वाज अ नोन एनिमी। तो ये पहले हमारे लोगों को समझ लेना चाहिए, जब जो लोग हमारे ही कुछ उठ के पैरेलल ड्रॉ करने लग जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह अगर इंडियंस आते हैं, भारतीय आते हैं इनको मदद करने के लिए, दे विल बी पार्ट ऑफ टीटीपी एंड तालिबान, एंड वी हैव टू उसी तरह से हमें इनको ट्रीट करना पड़ेगा। और माशाल्लाह हमारी फोर्सेस कर रही हैं, हवा से भी कर रही हैं, जमीन से भी कर रही हैं, और वी विल कीप डूइंग दैट वेरी हार्ड। बिल्कुल साजिद साहब, हमने देखा कि मार्के हक के बाद भारतीय फ़ौज तो बौखलाहट का शिकार है, और अगर उनकी गोदी मीडिया की बात करें वो भी साथ ही साथ अब बौखलाहट का शिकार है। और ये अफगान पाकिस्तान ये कशीदगी के मामले में भी उन्होंने बहुत झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, जो कि उसमें वो बहुत अच्छे हैं, मतलब झूठ बोलने में वो वैसे भी नंबर 1 पे हैं। तो आइंदा दिनों में जो सूरत हाल हम अभी देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, सरहदी कशीदगी किस समझ जाएगी? क्या ये मामला बेहतर होंगे या फिर ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है? अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, इसको सुधरना चाहिए। अफगानिस्तान को, इनको मुल्लाओं को सोचना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि काबिज मुल्ला है ये अफगानिस्तान के अवाम की जुबान नहीं है। आपको नहीं देखा होगा ना, आपने सुना हो, शायद सुना हो, ये 70s का काबुल बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग एक शहर होता था। जिस तरह लोग कहीं से बैरूत जाते थे शॉपिंग करने, हिंदुस्तान पाकिस्तान से लोग काबुल जाते थे शॉपिंग करने, तो वहां के लोग मुल्ला नहीं है सारे। तो मेरे ख्याल में तो ये काबिज ग्रुप है जिसको एक मकसद के तहत पीछे छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंस्टेबल रखना है, अनस्टेबल रखना है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। और उसके लिए जो स्पॉन्सर है, जो फंडिंग है, जो वहां से मशवरे हैं, वो रॉ और इंडिया वहां से दे रहे हैं। तो लेकिन मुल्ला को समझना चाहिए, और मैं तो अपील करूंगा, अगर कुछ अफगान भी देख रहे हैं, कि आपको सोचना चाहिए, आपका बॉर्डर हमारे साथ है, ये कहीं और नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कल को हम ये वाखान की थोड़ी सी पट्टी ले लें तो हमारा जो पड़ोसी है वो ताजिकिस्तान हो जाए। लेकिन आपको सोचना होगा कि आपके ये मुल्ला ना आपको जीने देते हैं, खवातीन को ड्राइव नहीं कर सकती, पार्लर नहीं जा सकती, मीडिया पे नहीं आ सकती, सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकती। तो इनको उठना चाहिए इनके खिलाफ, और मुल्ला को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने पीसफुली बिल्कुल वाज़े तौर पर इनको समझना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब और रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास। इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने JUIFA की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इंतखाब को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने करार दिया कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। समाअत 2 रुकनी बेंच जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने की। और हम देख रहे हैं कि जो नौ मुंतखब नए वज़ीर आला थे उनकी जानिब से 4 बजे जो है वो हलफ ले लिया गया। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक वज़ीर आला के इस्तीफ़े के बाद नया कायद ऐवान मुंतखब करना असम्बली का आइनी इख्तियार था, जबकि JUIFA ने सारे मामले पर उनके वकील ने कहा कि इस्तीफ़ा मंजूर न होने के बायस इंतखाब आइनी बहरान पैदा कर सकता है। अदालत ने दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि गवर्नर या स्पीकर दोनों में से कोई भी नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले सकता है। और उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पेशावर पहुंचकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हलफ ले लिया है, मगर
अब सवाल ये है कि जो UIFA ये फैसला तस्लीम करेगी या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा महर सुल्ताना साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि ये बातें की जा रही थी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो जानबूझकर हलफ नहीं लेना चाहते। उसके बाद जब हमने देखा पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया, तो महर साहिबा आप कैसा समझती हैं इस सारे सिनेरियो को? क्या वाकई ऐसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। नहीं जी, ये एक तासुर जो PTI की तरफ से या अमूमन वो लिया जा रहा था कि गवर्नर साहब कहीं मतलब ओथ नहीं लेने के मूड में, तो ये एक बिल्कुल गलत तासुर लिया गया था। हालांकि जब भी गवर्नर साहब से मीडिया की बात हुई या उन्होंने जो अपना मैसेज दिया, उन्होंने उसमें यही कहा कि मैं चूंकि आउट ऑफ सिटी हूँ और मैं इस्तीफे जो उनका पहले वो मौसूल नहीं हुआ था, सेकंड डे पे जब मौसूल हुआ तो उन्होंने कहा हम देख लेंगे और जो भी आईन और कानून कहता है उसके मुताबिक ही हम उस पर एक्ट करेंगे। और वही हुआ कि आज गवर्नर साहब जब रात को पेशावर आए और आज 4 बजे उनका हल्फ हो गया। तो हमारी पार्टी तो जी जमहूरी पार्टी है, आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम आइन को या कानून के खिलाफ वर्जी करें। बिल्कुल ठीक है। तो महर साहब आप क्या समझती हैं, ये नौमुंतखब जो हमारे नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, ये मुकम्मल तौर पर इस सारे मामले को बेहतर कर सकेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम को जो पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी को, वो सब दूर होंगे क्या? जी, मैं ये समझती हूँ कि ये तो इनकी पार्टी का पर्सनल इशू था कि वो जिनको भी एज अ चीफ मिनिस्टर लेके आती, लेकिन चूंकि ऐवान में इनकी मेजॉरिटी है तो ये इनका ही हक था कि इनका ही वज़ीर आला आता और इसमें हम ऑपोजिशन को इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकते थे। अब चूंकि नए वज़ीर आला, एक तो वो नौजवान हैं, माशाल्लाह से जवान जज्बा है उनके पास, तो चाहिए कि वो इन हालात को ठीक करने के लिए अपनी एफर्ट्स करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दूसरी तरफ हमारे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस है खैबर पख्तूनख्वा में, तीसरी तरफ इंतज़ामी मामलात में भी बहुत बेकायदियाँ हैं। तो हमारी यही तवक्को है कि ये नया ब्लड है, इनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी को इस लिहाज से अच्छा कर सकते हैं, मकबूल आवाम में इसको सही मायने में मकबूल कर सकते हैं अगर वो अपने इन कामों की तरफ तवज्जो दें, अपनी जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं इन पे अपनी तवज्जो दें, बजाय इसके कि वो अगेंस्ट जाएं और आइन के खिलाफ ऐसे इक़दामात करें जो कि आगे उनके लिए भी मुश्किलात बनाए और सूबे के लिए भी मसाइल उससे बने। बिल्कुल ठीक है। महर साहब, अब नई काबीना के बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि नए मेंबरान को चूज़ किया जाएगा और जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके जो लोग थे उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इसकी क्या वजह है? असल में जी देखिए, हमने अमूमन देखा है जो भी चीफ मिनिस्टर आता है या जो भी सपोज किसी पार्टी का PM भी आता है तो वो अपनी टीम इसलिए अपने हिसाब से बनाता है कि उनके जहन में जो प्लानिंग होती है या वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं, इंतज़ामी मामलात को देखना चाहते हैं, तो या और जो सूबे से रिलेटेड मामलात हैं, तो उसके लिए उनको बेहतर लगता है कि ये अगर बंदे मेरी टीम अच्छी हो तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस तरह चूँकि ये अब चेंज जो आया है, पहले अली अमीन साहब की अपनी एक काबीना थी, वो उसके हिसाब से उनके हिसाब से थी और उसके हिसाब से काम हो रहे थे। दो के हमारा एक हम कहते भी हैं और ये हालत है भी कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात कुछ ठीक नहीं है, बहुत से मसाइल हैं, आवाम परेशान है, बहुत से मतलब हर डिपार्टमेंट अगर आप उठा के देख लें तो आवाम सख्त तकलीफ में है। लोगों को सैलरीज के मसाइल हैं, प्रमोशन के मसाइल हैं, पेंशन के मसाइल हैं, हाई रोज़ जहाँ पे एहतजाज हो रहे होते हैं, असम्बली के बाहर लोग निकलते हैं। मतलब मुल्क एक तरफ से आवाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से परेशान है और दूसरी तरफ अगर इंतज़ामी उमूर देखे तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर जगह पे एक अनसर्टेनिटी है। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब जो अब हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो अपने इन तमाम मसाइल को देखते हुए अपनी एक अच्छी टीम लाएंगे और लाना चाहिए भी इनको कि वो आए और अब जो मसाइल या जो हल नहीं हो सके मसाइल, उसके हल के लिए अपनी टीम बनाए, लेकिन उस पर फिर काम भी करके दिखाएं। बिल्कुल, आपकी जानिब से ये कहना है कि आप, जैसा कि आपने कहा कि
सुहेल आफरीदी साहब यंग हैं और वो अपनी नई टीम बना रहे हैं। तो हमने पहले देखा कि अली अमीन गंडापुर जो थे उनके साथ फैसल करीम कुंडी की आपस में कुछ बनती नहीं थी। अब लगता है कि मामला थोड़े बेटर होंगे, क्योंकि अगर हम दहशतगर्दी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आपने किया, इस सारे मामलात में वो खित्ता या वो जो सूबा है वो ज़्यादा मुतासर है। तो जब गवर्नर और वज़ीर आला आपस में एक होंगे तो मामला बेहतर होंगे। आपने देखा होगा सेनेट में भी जब हमारे और गवर्नमेंट ने मिल के उस सिचुएशन को संभाला और एक अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ। उसके बाद जब हमारा ओथ का इशू आया तो दो के इनकी तरफ से मसाइल बने, लेकिन गवर्नर साहब ने बड़ा दिल करके आईन और कानून के मुताबिक जो प्रोसेस था उसके हिसाब से हमारा ओथ हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ऑपोजिशन जो है वो असेंबली में ओवरसाइट के लिए होती है। हुकूमत के वो इकदाम जो वो गलत समझती है या जो खिलाफ आईन हो या जिससे अवाम के लिए मसाइल बन रहे हों, उन सब पे ऑपोजिशन की नज़र होती है। और अभी भी हम जब से मतलब हमारी तादाद ऑपोजिशन की बढ़ी है, हम सब इस चीज़ पे इसलिए काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सूबे की हालत बेहतर हो। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि सूबे की हालत बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। महर सुल्ताना, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे से सारे मामले पर गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान $1.2 अरब के कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है। ये रकम IMF के $7 अरब के जारी प्रोग्राम के दूसरे जायजे के बाद जारी की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब तोसी फंड सहूलत जो है वो दिया जाएगा IFF के तहत, जबकि $20 करोड़ लचक और पायदारी सहूलत RSF के तहत मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान की माली नज़्म ज़ब्त, करंट अकाउंट के सरप्लस और अफरात ज़र में कमी को सराहा है। फंड के मिशन सरबराह जो थे उनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरुस्त समत में गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है और महंगाई बतरेज काबू में आ रही है। ताहम हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर हुए, जिसके बायस शरह नमो 3.3 से 3.6% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को मुकम्मल ताउन और इस्लाहाती तसल्सल की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात, तवानाई रिफॉर्म्स और मुस्तहकम पॉलिसियों के तसल्सल के अज़्म को दोहराया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत हैं मंजूरुल हक मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले कहिएगा कि IMF ने $1.2 अरब के जो डॉलर्स के स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद बात की है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दरुस्त समत में जा रही है। क्या वाकई कोई ब्रेक थ्रू है या फिर ये वैसी बातें की जा रही है जैसे पहले भी की जाती थी? नहीं, ये ब्रेक थ्रू तो है। जाहिर है एक्सपेक्टेशन भी थी हमारी कि हमारा उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही IMF का एक डेलीगेशन जो था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए, उसको मुकम्मल ना कर सका और वो पाकिस्तान से चले गए। उन्होंने कुछ इतराज़ात लगाए थे। जिन इतराज़ात की यकीन दहानी के लिए हमारे वजीर खारजा वाशिंगटन DC में गए और उन्होंने वहां जाके बाकी लोगों से बात की और अपने जो इश्यूज थे उनको ड्राइव किया और बताया कि पाकिस्तान ने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। जाहिर है कि अगर हमने 100 नंबर का पेपर दिया था तो हम 100 नहीं ले सके, लेकिन हम 50 पे भी नहीं खड़े, हमने 80 क्रॉस किया है। तो ये जो 20 का एक डिफरेंस आ रहा है वो इन वजूहात की वजह से आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का टेक्निकल इशू 3 चीजों पे खड़ा है। एक ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमें हर वक्त अपनी इंपोर्ट ज्यादा होने का एक फियर रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर शॉर्ट हो जाते हैं, जिसको हम पूरा करते हैं फॉरेन रेमिटेंस के साथ, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट पे उस तरह का काम नहीं हुआ। हमें दोनों महाजों पे काम करना है। एक तो हमें अपनी इंपोर्ट को बेहतर करना है कि हमारी इंपोर्ट की रिप्लेसमेंट में हमारी लोकल इंडस्ट्री चले और इन्वेस्टर जो है वो इंडस्ट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करे। उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करें लोकल सतह पे और मैन्युफैक्चरिंग सतह पे। उनके रॉ मटेरियल्स का इशू है, मशीनरी का इशू है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस का इशू है। तो इसके ऊपर काम करना है। दूसरी चीज ये है कि एक्सपोर्ट करनी है। देखिए, एक्सपोर्ट आपने किसी दूसरे को जाकर करनी है तो हमेशा जो रिफॉर्म्स होते हैं वो अपने अंदर से किए जाते हैं, विद इन द हाउस डिसिप्लिन के साथ किए जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि हमें अपने रिफॉर्म में ये देखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना हम करने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है आपके सामने है 25 करोड़ की, तो हम क्लेम करते हैं, बट इससे ज्यादा भी हो सकती है या आप उसी को मान लेते हैं। जी हाँ। तो अगर 5 आदमियों पे एक
कमाने वाला है तो आप सोच लें कितनी जॉब चाहिए। और IMF ने के अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी आती हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि कानून साजी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह लोगों का $2 से कम की इनकम है, जिसमें वो अपने बच्चे नहीं पाल सकते, स्कूल में नहीं भेज सकते, उनके लिए रिक्रिएशन नहीं कर सकते, और कुव्वत खरीद नहीं बनती, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री का जो कैनवस है वो बहुत छोटा रह जाता है। और फिर ये है कि हमें ये भी सद के दिल से मान लेना चाहिए कि हमारी गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको अब हमें ड्राइव करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक तरफ तो आपको पता है कि टेररिज्म से लड़ रहा है, उसके लिए भी हमें पैसा भी चाहिए और अपनी मैन पावर को भी हमें एजुकेट करना है, डिसिप्लिन करना है। तो फौज हमारी उस महाज पे लड़ रही है। और फील्ड मार्शल साहब ने कई दफा ये कहा कि मैं चाहता हूँ, हमारे साथ भी जब भी मीटिंग हुई है तो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज्यादा हम फाइनेंशियली एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करें। दुनिया के साथ एक लाइजन है इस वक्त, और ये सारे बिजनेसमैनों को भी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाहिए कि पाकिस्तान में खुल के अब इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान इस वक्त शायद 74 साल के बाद 4 साल हम मार्जिन दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, खुलकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मलिक साहब, स्टेट बैंक ने महंगाई को 5 से 7% की हद में रखने और ज़रा मुबादला की अगर हम बात करें तो इस हदफ को मुकर्रर करने का कहा है। क्या मौजूदा मालियाती फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इस हदफ को हकीकत में बदला जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एवं नजरियाती बातें की जा रही हैं? ये बातें अभी सतही हैं, इसके लिए उनको करना पड़ेगा। देखें, हम बार बार कह रहे हैं कि आपका काइबर जो है उसको आप कम करें। आप जो बैंकों को पैसा कमाने दे रहे हैं वो पैसा पब्लिक में लेके जाएं और फिर पब्लिक से रीरूट करें। इसी तरह FBR जो है वो टैक्स ले, ना कि एडवांस टैक्स ले। जब टैक्स लेगा तो फिर वो मेरी एक्टिविटी के बाद उस पैसे की सर्कुलेशन के बाद लेगा, और जब एडवांस ले जाएगा तो वो उतना कट लग जाएगा। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान का वॉल्यूम ये है, तो अगर उसमें से हम देखें तो बहुत सारा पैसा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके मैकेनिज्म है कि वो एडवांस ले जाते हैं और फिर उसको रिफंड नहीं करते। तो इन फियर्स की वजह से लोग पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो ऐसे सेक्टर में करते हैं जहां उनके पास चॉइस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का उस तरह का होल्ड हो। आपने जो काइबर की बात की, देखें जब तक हम काइबर को रैशनल नहीं करते। मलिक साहब, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, IMF प्रोग्राम के तहत जो वादे किए गए थे आम आवाम से कहा गया था कि मामला बेहतर होंगे, टैक्स में कमी होगी, महंगाई में कमी नजर आएगी, पेट्रोल सस्ता होगा, ये सब हो रहा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमने और कंपनियां बनानी शुरू कर दी, और पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के लिए मसाइल हैं उनको हम हल करना चाहिए। अभी आप देखें कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी जरूरत का मुजाहरा किया, और जहां से ख्वारिज हमें तंग कर रहे थे उनके उन ठिकानों को किया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के इन हाउस को अगर हम ठीक करें तो पाकिस्तान बहुत जल्दी अपने पांव पे भी खड़ा हो जाएगा, और हम दुश्मनों को जेर कर सकेंगे इकोनॉमिकली और जो फाइनेंशियली है। बजाय हम इतनी बड़ी फतह के बाद फिर दुनिया से जाके पैसे मांगे, तो हमें चाहिए कि हम ये समझें कि IMF के इस प्रोग्राम के नतीजे में हमें अपनी इंटरनल गवर्नेंस और अपने जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आइंदा सालों में कर्जों से निकल के अपने पांव पे खड़ी हो और हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ट्रंप साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया और कहा कि आप मेरे बारे में बताएं, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ तो एक अच्छा लाइजन इकोनॉमिकली भी और इंटरनेशनल सतह पे भी हुआ। और आर्मी ने, हमारी जो अफवाज हैं, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देके ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। तो सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें और पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, और गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनको खुल के ड्राइव करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा मारकर 11 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी, 2 किलो सोना और बड़ी मिकदार में चांदी बरामद कर ली है। ज़राए के मुताबिक छापा FIA, पंजाब पुलिस और दीगर इदारों ने मुश्तरका तौर पर मारा। बरामद होने वाली तमाम अशिया तहवील में ले ली गई हैं, जबकि साद रिजवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि साद रिजवी ट्रैक डाउन के दौरान मुरीद केस से फरार हो गए थे, जबकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बरामद होने वाली रकम और कीमती सामान के ज़राए के शवाहिद ताहाल सामने नहीं आ सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक TLP सरबराह का कोई ज़ाती कारोबार नहीं, जिस पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी दौलत कहाँ से आई। उधर FIA ने मजहबी तंजीमों के मालियाती नेटवर्क की छानबीन भी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद
किए जा चुके हैं, मुबैना तौर पर तशद्दुद और पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाजी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि मुश्तिल अनासर की निशानदही कर ली गई है और आइंदा चंद रोज़ में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान सीनियर तजज़ियाकार सलमान आबिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। वही सवाल जो पहले दोहराया गया कि जब कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, एज सच कोई ज़रिए आमदन पास नहीं और इतनी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि फ़ॉरेन करेंसी, पाकिस्तानी रुपीज़, महंगी घड़ियाँ, सोना, चांदी, ये सब घर से बरामद हो रहे हैं, ये कहाँ से आया होगा? फिर देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि अब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे दौलत उन्होंने इकट्ठी की, कहाँ से ये तमाम जेवरात मौजूद सामने आए हैं, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये इसीलिए बार बार पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ जो फाइनेंसिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल ग्रुपों की या मजहबी तंजीमों की, इसका निज़ाम शफाफ होना चाहिए। और इस पर बार बार बात की जाती रही है कि शफाफ निज़ाम को मौसर बनाए बगैर हम ना दहशतगर्दी की जंग जीत सकते हैं, ना इंतहा पसंदी की जंग जीत सकते हैं, ना माशी जंग जीत सकते हैं, ना सियासी जंग जीत सकते हैं। तो ये एक अच्छा इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली है स्टेट के पास कि वो इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करे कि किस तरीके से ये जो पैसा है या जिस तरह की जो जेवरात है ये कहाँ से आए, कैसे आए, किसकी मलकियत है और इसके पीछे कौन है, ये तो चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि देखिए जो TLP का एहतजाज था ये भी समझ से बालातर था कि जब गजा के ऊपर एक माहिदा हो गया था और हमास और गजा ने इसको तस्लीम भी कर लिया था, जो बरादर इस्लामी ममालिक जो है पाकिस्तान समेत उन ममालिक ने तस्लीम कर लिया और जंग बंदी भी हो गई और कैदियों का तबादला भी हो गया, तो ऐसे मौके पर एहतजाज की क्यों जरूरत महसूस हुई? एक बात। और दूसरी बात, इसमें हमारी जो सूबाई हुकूमत है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनके भी मसाइल ये हैं कि जब ये लाहौर से निकल रहे थे उससे पहले इनको निगोशिएट क्यों नहीं किया गया, उनसे बातचीत क्यों नहीं की गई, उस वक्त क्यों नहीं कोई लाहेअमल अपनाया गया? क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान का जो तासुर है वो इस तरह की सरगर्मियों से बड़ा मनफी जाता है दुनिया के अंदर और लगता ही है कि जैसे हम कोई कानून की हुक्मरानी करने वाले मुल्क नहीं है, यहाँ आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, जो मर्जी डंडे लेके आ जाता है, सड़कों को ब्लॉक कर देता है और लोगों को एहतजाज की तरफ उकसाता है, फिर उस पर लोग मरते हैं, शहीद होते हैं, हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो है उनको भी नुकसान खाना पड़ता है, पैसा इस पर लगता है। ये तमाम चीजें जो है जब लाहौर शहर में और पंजाब में दफा 144 नाफिज थी तो फिर ये कैसे क्यों बाहर निकले? तो मेरा ख्याल है इन चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और एहतजाज का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा पाकिस्तान को, चाहे वो सियासी तंजीमों के हवाले से हो या मजहबी तंजीमों के हवाले से हो। एहतजाज का कोई तरीकाकार होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर चीजों को ब्लॉक कर दें, लोगों को खौफ और हरास कर दें, लोगों को डराएं, लोगों को धमकाएं, उनके कारोबार बंद कर दें और इस बुनियाद पर इस्लाम का नाम देकर एहतजाज किया जाए। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई हमायत की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब। ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मुरीदके में कार्रवाई की गई तो जो चेयरमैन हैं साद रिजवी साहब, वो उनके साहबजादे जो हैं वो मंजर से गायब हो गए थे। उसके बाद पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हमने उनकी मकाम की निशानदेही कर ली गई है और कहा गया कि ख़ुद से गिरफ्तारी दे दे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, वरना मज़ीद कार्रवाई होगी इनके ख़िलाफ़। तो अभी तक कार्रवाई जो नहीं की गई, गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, उसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि अगर वो पुलिस की निगरानी में होते या पुलिस को नजर पता होता कि वो कहाँ पर है तो उनकी गिरफ्तारी भी डाली जा सकती थी। अगर वो रुपोश है तो यकीनी तौर पर उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होगा, उसको तलाश जारी की जा रही होगी और मैं समझता हूँ कि TLP के लोगों को जवाबदेह बनाना होगा, उनको कानून के शिकंजे में लाना होगा, क्योंकि ये तरीका मैंने कहा ना ये ठीक नहीं है। इससे पाकिस्तान का कद काट नहीं बढ़ेगा और ये जो लोग भी इसके अंदर इस तरह के कामों के अंदर मुलव्वस होते हैं, चाहे वो सियासी हो या मजहबी लोग हो, जो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। देखिए, एहतजाज करना तो हर एक का हक है, लेकिन ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए ना जी। लेकिन पुरअमन एहतजाज की बजाय अगर हम लोगों को ब्लॉक कर दें, लोगों सड़कों पे ब्लॉक कर दें, कारोबार बंद कर दें, लोगों को माशी तौर पे मफलूज कर दें, पूरे शहर की आमदोरफ्त को मफलूज कर दें, नकलो हमल आप देखिए ना, मोटरवे बंद रही है, फिर आपकी लाहौर में जो बसें हैं वो बंद रही हैं, तो पूरे शहर को हमने मफलूज कर दिया था। ये जो चीजें हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी सारे मामले में मजीद कार्रवाई सामने होगी और मजीद मजहबी तंजीमों के खिलाफ भी क्रैक डाउन। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सलमान आबिद, तो सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब आलमी मंजरनामे पर खबर की बात करेंगे तो गजा जंगबंदी के बाद इंसानी हमदर्दी के एक और इकदाम में हमास ने मजीद 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं, जिसके बाद अब तक वापस की जाने वाली लाशों की तादाद
8 हो गई। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल ने इब्तदाई तौर पर इमदादी ट्रकों की तादाद कम करने और रफा क्रॉसिंग को बंद रखने की धमकी दे दी। इतलात है कि 20 के करीब लाशें अब भी गजा में मौजूद हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से हथियार डालने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि अगर वो खुद गैर मुसल्ला ना हुए तो अमेरिका उन्हें गैर मुसल्ला करेगा। ट्रंप का कहना है कि गजा में अमन का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। तमाम 20 इसराइली यरगमाली वापस आ चुके हैं, ताहम वादे के बरखिलाफ हलाक शुदगान की लाशें हाल वापस नहीं की गई। उधर इसराइली हुकाम ने ऐलान किया कि रफा क्रॉसिंग को तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दोबारा खोला जाए ताकि इंसानी इमदाद गजा में बिला रुकावट पहुंच सके। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होने वाली गजा अमन कॉन्फ्रेंस के बाद आलमी रहनुमाओं ने जंगबंदी मुआहदे पर बतौर जामिन दस्तखत किए और अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बरसों की तबाही के बाद अब मशरिक़ वस्ता में अमन की एक नई सुबह तलू हो रही है। क्या ये अमन वाकई पायदार साबित होगा या दोनों फरीक अपने वादों पर कायम रहेंगे या नहीं? क्या गजा के आवाम के जख्मों पर मरहम रखने का ये अमल किसी तनाज़े में बदल तो नहीं जाएगा? तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफारतकार है नाइला चौहान साहिबा। बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये कहा गया कि सीज़ फायर हो गया है, ट्रंप की जानिब से साफ अल्फाज में धमकी दी गई है कि गैर मुसल्ला होना पड़ेगा हमास को, नहीं तो फिर हम उनको खुद कर लेंगे। इस सारे मामले को आप कैसे देखती हैं? और दूसरा ये कहा गया कि सीज़ फायर है और हमने देखा कि आज फिर से होनी फौज की जानिब से हमला किया गया और 9 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया शहरबानो अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। इस वक्त हालात बहुत नाजुक है। कोई भी हतमी तरीके से आप नहीं बता सकते कि ये आगे पेशरफ्त कैसे होगी। आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास को धमकी दी है, हमास के पास वैसे देखा जाए तो आर्म्स बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहस सिर्फ इस बात पे है, जहाँ तक मेरा इल्म है, कि वो अपने जो लाइट एम्यूनिशन है वो अपने साथ अपने पर्सनल डिफेंस के लिए रखना चाहते हैं। बड़ा असलहा उनके पास वैसे भी नहीं है। दूसरी बात ये कि फ़लस्तीन के अंदर भी बहुत सारे ग्रोह हैं और अभी कुछ खबरें ये भी आई हैं कि उन ग्रोहों में से कुछ की झड़प भी हमास से हुई है। ठीक। फ़लस्तीन के अंदर भी जो है वो एक आवाज़ नहीं है, एक ग्रुप नहीं है, काफ़ी सारे ग्रोह हैं। ये तो रहा फ़लस्तीन का पर्सपेक्टिव। जहाँ तक इज़राइल है, इज़राइल जो है आप देखिए उन्होंने वादा किया था कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड का जो है वो फ्लो इजाज़त देंगे और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 नुकात में से एक नुक्ता भी था। लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ 300 ट्रक्स की इजाज़त दी है आउट ऑफ 600, यानी आधी एड की इजाज़त दी है और वहाँ पे ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी शहरबानो काफ़ी जो है वो पेचीदा है। बिल्कुल नाइला साहबा, सूरत हाल जो है वो अभी भी नॉर्मल दिखाई नहीं देती। कहा यह जा रहा है कि कैदी जो हैं वो हमें वापस किए जाएं, आपके कैदी हम वापस करेंगे, तो उसके बाद ये सीज़ फायर का मामला और ये माहिदा जो है ये मुकम्मल तौर पर रहेगा। आप क्या समझती हैं, क्या ये कोई इजराइल की चाल तो नहीं, नेतन्याहू की नई चाल तो सामने नहीं आ रही कि सारे अपने कैदी रिहा करवा कर फिर से वो इस तरह से गजा के लोगों पर हमला कर सकता है? जबकि हमने देखा कि मिस्र में शर्म अल शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, गजा अमन कॉन्फ्रेंस, में आलमी रहनुमाओं ने जंग बंदी के मुआहदे पर बतौर जामिन भी दस्तखत किए हैं। तो ये सारे जो दस्तखत किए गए हैं ये किस तरह से जामिन बनेंगे? जामिन तब बन सकते हैं जब इजराइल भी उधर शामिल होता और इजराइल भी उधर इम्जा करता उस जंगबंदी की डिक्लेरेशन पे। इजराइल ने तो हिस्सा ही नहीं लिया, तो उसको तो कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है इस सो कॉल्ड पीस अकॉर्ड, बट एक्चुअली ये सीज फायर एग्रीमेंट जंगबंदी का है। दूसरी बात ये कि अब हॉस्टेजेस एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, अब लाशों की हो रही है। जी।
और उनमें एक लाश गालिबन जो हमास ने वापस की वो शायद इजरायली नहीं थी। तो लाशों के ऊपर ये बहस करके जिंदाओं को मारते चले जा रहे हैं। आज भी जैसे आपने खबर दी कितने फलस्तीनी आज शहीद हुए हैं। तो इजराइल जो है, पहली बात तो मेरे ख्याल में वो पाबंद नहीं है इस एग्रीमेंट को। दूसरी बात ये कि नेतन्याहू को ये एक लीज ऑफ लाइफ मिली है ट्रम्प साहब की तरफ से। आपको याद होगा उन्होंने इजरायली पार्लियामेंट नेसेट में स्पीच की थी बिफोर शेखुल वो जो गए हैं शर्म शेख जी, और उसमें उन्होंने नेतन्याहू को सपोर्ट किया बिकॉज वो अपने मुल्क में बहुत अनपॉपुलर हो चुके हुए हैं। और तीसरी बात ये कि नेतन्याहू का जो एजेंडा है वो ग्रेटर इजराइल का है, मेक इजराइल ग्रेट अगेन। तो वो आपका क्या ख्याल है, जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि 1967 बॉर्डर्स जो थे उस पे ये इजराइल वापस जाए और अल-कुद्स को जो है उधर का जो है दारुल खिलाफा बनाया जाए नई फलस्तीन की स्टेट का। इजराइल तो बिल्कुल उस पे राजी नहीं होगा और वो वाजे है जिस तरह की उनकी अब चल रही है उनके स्ट्रैटेजी। बिल्कुल ठीक है नाला साहिबा। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये मुआहिदा जो है और ये वादे किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रंप ने भी कहा कि अमन का दूसरा मरहला जो है शुरू हो गया, जबकि अमन तो इजराइल के लिए नज़र आ रहा है, फ़लस्तीनियों के लिए तो कहीं भी अमन नहीं नज़र आ रहा। अगर ये मुआहिदा हो जाता है मुकम्मल तौर पर, इस पर मुआहिदा तो हो गया, इस पर अमल दरामद हो जाता है, तो फिर ये सब मिलकर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उसने तो कानूनी और हम जितनी भी देखें इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी की है, जंगी कानून की खिलाफ वर्जी की है, मासूम बच्चों को उसने सहूनियत का निशाना बनाया। देखिए ये जो अब मुत्तहिद हुए हैं ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टाइन के ऊपर हुए हैं। इसमें नेतन्याहू का तो कोई जिक्र नहीं है। और अगर आप जो 20 नुकात ट्रंप साहब के देखें तो उसमें फ़लस्तीन की स्टेट का भी कोई जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ ये जिक्र है कि एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे लाई जाएगी। और उन्होंने टोनी ब्लेयर जो कि मतलब फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और आपको याद होगा कि टोनी ब्लेयर के ज़माने में इराक पे हमला हुआ था और टोनी ब्लेयर ने कहा था कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि झूठ है। और उसने बाद में कबूल किया कि हाँ वो मेरे से गलती हो गई थी, मुझे मिस इन्फॉर्म किया गया था। तो टोनी ब्लेयर के क्रेडेंशियल्स कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही ब्रिटेन का कोई इतना पॉजिटिव रोल रहा है, बल्कि इजराइल की स्टेट बनने में ब्रिटिश आपको पता है बेल्फोर डिक्लेरेशन से इस्टेब्लिश हुआ था। तो ब्रिटिश का तो बहुत ही मतलब कलीदी रोल है इसके अंदर। और अब अगर टोनी ब्लेयर उसमें जो है वो लीडरशिप ले रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी नायला चौहान, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रही थी। अब बात करते हैं कराची की। तो कराची के इलाके सोहराब कोट के करीब कायम अफगान बस्ती जो 4 दहाइयों से आबाद थी आखिरकार किस्सा माजी बन गई है। रेंजर्स, पुलिस एहलकार और दीगर इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बस्ती को मिसमार कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा इबाद उस्मानी। इबाद, कहिएगा इस सारे मामले के हवाले से। मैं मौजूद हूँ, ये कराची का इलाका है गुलशन मेमार, और यहाँ पर अफगान बाशिंदे जो कई सालों से मुकीम थे उनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ से भेजने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 15,000 से ज़ाहिद यहाँ पे शहरी थे, अफगान शहरी, जिनको वक्तन फ़वक्तन यहाँ से भेजा जा रहा था। लेकिन इस जगह पर ये बताया जा रहा है कि MDA की जानिब से पुलिस को शिकायत की गई कि जिन जगहों को खाली करवाया गया था उन जगहों पर नामालूम अफराद आके बैठ गए हैं और उन जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। और इस ऑपरेशन के बाद ये देखा गया कि जैसे ही ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ तो 11 से 12 बजे के दरमियान यहाँ पर नामालूम अफराद की एक बड़ी तादाद पहुँची है। उसके बाद उन्होंने
पुलिस पे पथराव किया है, हवाई फायरिंग की है और पुलिस की जानिब से भी जो है वो उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया गया। मुतादिद अफराद को हिरासत में भी जो है वो लिया गया है। तो ये गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का काम भी यहाँ पर सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन ये शुरू किया गया है। लेकिन इख्तिताम कहाँ होगा इस वक्त इंतजामिया की जानिब से कुछ नहीं बताया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।